नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की जो सेक्शन 14 है, धारा 14 है। बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है सुसंगत घोषित किया गया है। इस सेक्शन को समझने से पहले जो है हमें इंडियन एविडेंस एक्ट की जो सेक्शन 3 है, धारा 3 है, उसके अंतर्गत जो तथ्य की परिभाषा दी गई है, तथ्य के संबंध में बताया गया है, उसको हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले बात को समझिएगा कि तथ्य से तात्पर्य क्या होता है। तो देखिएगा, एविडेंस एक्ट की सेक्शन 3 के अंतर्गत तथ्यों के संबंध में बताया है कि तथ्य जो है दो प्रकार के होते हैं। पहले वे तथ्य जिन्हें हम जो है अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, वे फैक्ट जिन्हें हम अपने सेंसेस से या अपने इंद्रियों से जिन्हें जो है पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर कोई घटना घट रही है जिसे हम आंखों से देख रहे हैं तो ये तथ्य है, हम किसी बात को कानों से सुन रहे हैं, ये तथ्य है। तो ऐसे तथ्य जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से जान सकते हैं, वे तथ्य जो है भौतिक तथ्य कहलाते हैं, फिजिकल फैक्ट्स कहलाते हैं। और इसी के साथ साथ जो है वहां पर दूसरे प्रकार के फैक्ट बताए गए हैं। मानसिक दशाओं के बारे में बताया गया है कि जो मेंटल स्टेजेस हैं उनको भी तथ्य माना जाएगा अगर उनको जो है हम क्या कर सकते हैं, उनको हम जो है उनका भान कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे तथ्यों को मेंटल फैक्ट कहा जाता है, या हम कह सकते हैं मानसिक तत्व कहे जाते हैं, तथ्य कहे जाते हैं। तो जो सेक्शन 14 है, बात को समझिएगा, सेक्शन 14 में मोस्ट ऑफ जो है मेंटल एलिमेंट्स के संबंध में, मानसिक तत्वों के संबंध में, कि ऐसे तत्व जो कि मानसिक मेंटल एलिमेंट्स है, उनको साबित करने के लिए जो तथ्य जो है होते हैं, या जिनसे ऐसे मेंटल एलिमेंट साबित किए जा सकते हैं, वे तथ्य जो है सुसंगत हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 14 के अंतर्गत। तो मित्रों, चलिए अभी अपन देखते हैं सेक्शन 14 में क्या क्या मेन एलिमेंट हैं, और इसी के साथ साथ हम कुछ इलिस्ट्रेशन भी देखेंगे, केस लॉज भी देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सेक्शन। तो चलिए मित्रों देखते हैं सेक्शन 14। मित्रों, अगर आप जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर चल रहा है। 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर आपको यहाँ 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 12 मंथ का लेते हैं तो 2 मंथ का, 18 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ्स का, और 24 मंथ का लेते हैं तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मेंस एग्जाम की बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है। मित्रों, यहाँ पर जो है इंडियन बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज, स्ट्रक्चरल कोर्स एंड पीडीएफ वगैरह सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मित्रों, यहाँ पर आपको फ्री स्पेशल एवरीडे क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, सभी मेजर और माइनर एक्ट की आपको क्लासेस यहाँ पर फ्री मिल जाती हैं। मित्रों, यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज जो है डेली बेसिस पर अवेलेबल है। आप जो है टेस्ट देकर जो है अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, और इसी के साथ साथ डाउट क्लियर करने के लिए जो है यहाँ पर लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। जुडिशरी आइकॉनिक का भी यहाँ पर आप फायदा ले सकते हैं। मित्रों, यहाँ के जो प्राइसिंग प्लान है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, क्योंकि ये मंथली वाइज यहाँ पर अवेलेबल है। आप जो है 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपकी सूटेबिलिटी हो, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करें तो आप LEG10 हमारा जो कोड है इसको आप यूज़ कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। मित्रों, अनअकैडमी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मित्रों, समझते हैं सेक्शन 14 के जो एलिमेंट हैं, मुख्य तत्व हैं, उनको हम समझते हैं। तो यहां पर हमने जो है सेक्शन 14 को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 3 पार्ट्स में, जिससे कि हम इसके सभी तत्वों को और उसी के साथ साथ जो उसमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनको जो है अच्छे से समझ पाए। तो चलिएगा देखते हैं क्या कहती है सेक्शन 14। तो इसकी हेडिंग हम देखें तो हेडिंग से हमें जो है यह इंडिकेट हो जाता है, यह पता चल जाता है कि इस सेक्शन में किन तथ्यों के संबंध में बात की गई है। तो देखिएगा, यहीं से शुरू करते हैं। मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य, मतलब ऐसे तथ्य जो क्या दर्शित करते हैं, मन का अस्तित्व, शारीरिक दशा का अस्तित्व या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करते हैं। ऐसे तथ्य जो है सेक्शन 14 के अंतर्गत रिलीवेंट बनाए गए हैं। लेकिन ऐसे तथ्यों के लिए जो है कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं,
कुछ बाउंड्रीज यहां पर बना दी गई हैं कि इस दायरे में जो तथ्य होंगे वह सुसंगत होंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, मन की कोई भी दशा। अब मन की कोई भी दशा के अंतर्गत जैसे कि आशय हुआ या ज्ञान हुआ, सद्भाव हुआ, उपेक्षा हुआ, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा, ये सारे के सारे तत्व जो हैं, यह कैसे तत्व हैं? ये मन की दशा को दर्शित करने वाले तत्व हैं। और यह सेक्शन 14 के अंतर्गत जो है इन कह सकते हैं इन दशाओं को अस्तित्व को साबित करने के लिए जो तथ्य जो है इनके अस्तित्व को दर्शित करें, वे सभी की सभी तथ्य जो है सुसंगत होते हैं। जैसे कि इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 299 के अंतर्गत आपराधिक मानव वध के लिए आशय का होना आवश्यक है। तो जिन मामलों में आशय प्रश्नगत हो, जिन मामलों में आशय जो है विवादक तथ्य हो, वहां पर उस आशय को दर्शित करने के लिए, उसके अस्तित्व को दर्शित करने के लिए जो भी तथ्य हैं वह सभी जो है न्यायालय में सुसंगत होते हैं। इसी प्रकार से हम ज्ञान को समझें कि भाई जैसे कि सेक्शन 299 में ज्ञान का भी उल्लेख किया गया है कि अगर जो है किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया तो उस कार्य के जो परिणाम है उनको वह अगर जानता था, इसका मतलब उसको जो है ज्ञान था कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, तो सेक्शन 299 के अंतर्गत जो है वह ऑफेंसिव हो जाएगा। तो यहां पर हम देखें तो ज्ञान को दर्शित करने वाले या ज्ञान के संबंध में ज्ञान का अस्तित्व को दर्शित करने वाले जो तथ्य हैं वह जो है सेक्शन 14 के अंतर्गत रिलीवेंट है। इसी प्रकार से सद्भाव को देखिएगा कि जिन अपराधों में अगर या जिन कार्यों में सद्भाव होता है, दुर्भाव नहीं होता है, वहां पर जो है अभियुक्त को दोषित नहीं किया जाता है, क्योंकि सद्भाव में काम किया गया है, मानसिक एलिमेंट यहां पर है। तो इसको साबित करने के लिए या इसके अस्तित्व को दर्शित करने के लिए जो साक्ष्य है वो जो है सेक्शन 14 में रिलीवेंट है। फिर इसी के साथ उपेक्षा, कि किसी कार्य को उपेक्षावश किया गया है या किसी कार्य को जो है निग्लिजेंसी उसमें थी, तो निग्लिजेंट को दिखाने के लिए, क्योंकि यह भी एक मानसिक दशा है, तो इसको दर्शित करने के लिए इसको जो है इसका अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य जो है न्यायालय में साबित किए जा सकते हैं। फिर इसी प्रकार से हम देखें उतावलापन, कोई व्यक्ति ने कोई कार्य उतावले मन में किया है, तो उतावलेपन का अस्तित्व दर्शित करने वाले जो तथ्य हैं वो भी सेक्शन 14 में जो है मन की दशा के अंतर्गत जो है आ जाएंगे, वह भी यहां पर रिलीवेंट होंगे। फिर कोई किसी व्यक्ति का किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य था, उसके प्रति जो है दुश्मनी थी, वह उसके प्रति जो है कह सकते हैं अच्छा भाव नहीं रखता था, तो इसको भी जो है साबित करने के लिए जो है इसका अस्तित्व को साबित करने के लिए दर्शित करने वाले तथ्यों को न्यायालय में सेक्शन 14 में दिया जा सकता है। उसके संबंध में भी जो है यहाँ पर साक्ष्य जो है दिए जा सकते हैं। या फिर सदिच्छा, कि किसी व्यक्ति के प्रति किसी व्यक्ति के प्रति जो है अच्छे भाव थे, उसके बीच में जो रिलेशन थे वो इतने मधुर थे कि वहां पर अपराध होने की संभावना नहीं थी। तो इस प्रकार की सदिच्छा को के अस्तित्व को दर्शित करने वाले साक्ष्यों को भी यहां पर दिया जा सकता है। तो ये वो तथ्य हैं जो कि मन की दशा को दर्शित करने के लिए, या इन तथ्यों को हम कहें ये मन की दशा को बतलाते हैं। तो इन तथ्यों को या इन तथ्यों का अस्तित्व साबित करने के लिए या इनका अस्तित्व दर्शित करने वाले जितने भी तथ्य हैं वह रिलीवेंट होते हैं। लेकिन क्या किसी भी मामले में किसी भी प्रकार के मानसिक तत्वों को लिया जा सकता है, या वो सभी के सभी रिलीवेंट होते हैं क्या? तो यहां पर इसके लिए आगे यह बताया गया है कि ये जो तथ्य हैं या इनको साबित या इनको दर्शित करने वाले जो तथ्य हैं वे कब सुसंगत होते हैं। तो यहां पर बताया गया है दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत होते हैं, समझिएगा आपके बेयर एक्ट में भी दिया हुआ है, तब सुसंगत होते हैं जबकि ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद या सुसंगत है। मतलब कि ऐसी दशाएं किसी मामले में या तो ये विवादक तथ्य हो या फिर ये जो है किसी ना किसी रूप में सुसंगत हो उस मामले में, तो उनके संबंध में हम क्या कर सकते हैं, इनको जो है इनका साक्ष्य न्यायालय में या इनके अस्तित्व को दर्शित करने वाले जो तथ्य हैं उनको जो है न्यायालय में साबित कर सकते हैं या उनको जो है न्यायालय में सुसंगत बनाया गया है। अब यहां पर जो है एक स्पष्टीकरण है आपके बेयर एक्ट में, तो वो स्पष्टीकरण ये कहता है कि ये जो दशाएं हैं, ये जो मन की दशाएं हैं, ये मन की दशाएं साधारण या कह सकते हैं कि जो है विशिष्ट होनी चाहिए, साधारणता नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्या तात्पर्य है, तो बहुत आसानी से समझिएगा
कि कोई व्यक्ति है जो हमेशा ही जो है दुर्भाव रखता है लोगों के प्रति, तो ये हमेशा ही रखता है ये न्यायालय में साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन वह किसी विशेष परिस्थिति में दुर्भाव रखता था, वह जो दुर्भाव था वह विशिष्ट प्रकार का था, उसको साबित किया जा सकता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो है सामान्यतः जीवन में उपेक्षित है, उपेक्षा करता रहता है, बड़ा ही इस प्रकार का है कि वो जो है लोगों को नुकसानियां करता रहता है, तो इसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के संबंध में उसका जो उतावलापन है वह या उपेक्षा जो है ये विशेष है, तो उस विशेष तथ्यों को, उस विशेष उपेक्षा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्यों को जो है साक्ष्यों को यहां पर दिया जा सकता है। तात्पर्य यहां पर इतना सा है स्पष्टीकरण का कि ये जो मन की दशा है यह साधारण नहीं होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए, ये जो है विशिष्ट होनी चाहिए, ये जो है उस तथ्य के संबंध में जो कि विवादक है या सुसंगत है उसके संबंध में विशिष्ट होनी चाहिए। उन्हीं तथ्यों को जो है यहां पर साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई मन की दशा के संबंध में। अब इसके बाद जो इसमें अगला जो एलिमेंट है वो है शरीर की दशा। अब शरीर की दशा से क्या तात्पर्य है, तो बात को समझिएगा। शरीर की दशा से यहां पर तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जो है स्वस्थ है, या फिर कोई व्यक्ति जो है उसके शरीर में कोई पीड़ा है, या कोई व्यक्ति जो है मानसिक या उसका सिर दर्द है, या वो बहुत थका हुआ है, या वो बहुत जो है नर्वस है ना, या हम कह सकते हैं वो बीमार है, उसको कोई और कष्ट है। तो इस प्रकार की दशाओं के संबंध में दर्शित करने वाले जो तत्व हैं, इनको, इनके अस्तित्व को दर्शित करने वाले जो तथ्य हैं वह सुसंगत होते हैं। कब सुसंगत होते हैं, तो वही बात जहां पर कि ऐसी दशाओं का अस्तित्व जो है या तो विवादक हो या सुसंगत हो। अब इसके संबंध में एक बहुत ही अच्छा केस लॉ है, बहुत ही अच्छा केस है, कहने को बहुत पुराना केस है, 1805 का बहुत पुराना केस है, एप्सन वर्सेस किनियार्ड का केस है ना, एप्सन वर्सेस किनियार्ड का केस है। इसके अंतर्गत हुआ क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, इसके फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का जीवन बीमा करा दिया, और कुछ समय बाद जीवन बीमा कराने के बाद जो है वह पत्नी की जो है मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति जो है जीवन बीमा क्लेम करता है। तो ऐसी स्थिति में जो बीमा कंपनी के जो अथॉरिटीज हैं उनको यह शंका होती है कि इसने जो है कुछ तथ्यों को छुपा लिया है, या इसने जो है उस बीमा की जो पॉलिसीज थी जिसके तहत बीमा दिया जाता था उसका उसने उल्लंघन किया था। तो इसके संबंध में वो जो है न्यायालय में जाते हैं या न्यायालय में वाद जाता है। तो क्या होता क्या है कि वो जो महिला जो जिसका बीमा कराया गया था उसने अपनी उस अवधि, मतलब बीमारी के दौरान, जब बीमा कराया गया था उस वक्त वो बीमारी थी, उसी बीमारी के दौरान उसने क्या किया, कुछ लोगों को या अपने जो भी निकट संबंधी होंगे उनको जो है उसने बताया था कि भाई मेरा जीवन का कोई भरोसा नहीं, 1-2 महीने की है, मेरे को बीमारी है। तो उसने ये बताया। तो ऐसे लोगों के कथन, जिसने उस महिला ने जिन लोगों को ये बात कही थी कि मैं बीमार हूं या मेरे को जो है ऐसी समस्या है, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के कथन जो है शरीर की दशा के अस्तित्व को साबित करने के लिए जो है सुसंगत माना गया और उसको जो है न्यायालय में ग्रहण किया गया। तो यहां पर इस केस को ध्यान रखिएगा। फिर इसी के साथ साथ इसी केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जो शरीर की दशा के संबंध में जो कथन है या शरीर की दशा के अस्तित्व के संबंध में जो कुछ भी दर्शित करने वाली चीजें हैं वह किसी ना किसी तरह से रजिस्ट्री का भाग होना चाहिए, मतलब कि वह जो है उस घटना से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आज जो है घटना घटी, उससे कई समय पहले कुछ कथन किए गए थे तो उसको यहां पर नहीं लिया जाएगा। किन कथनों को लिया जाएगा, जो रजिस्ट्री के अंग हैं या रजिस्ट्री के भाग के अंतर्गत हैं, उन कथनों को या उन बातों को यहां पर साक्ष्य के रूप में दर्शित किया जा सकता है शरीर की दशा को साबित करने के लिए। तो यहां पर यह बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद देख लेते हैं शारीरिक संवेदनाओं के अंतर्गत क्या आता है। तो बात को समझिएगा, शारीरिक संवेदना से तात्पर्य क्या है कि उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं कि कोई व्यक्ति जो है बहुत दुखी है किसी बात से, कोई व्यक्ति बहुत उत्साहित है, कोई व्यक्ति जो है प्रसन्न है, कोई व्यक्ति जो है नर्वस है ना। तो ये शारीरिक संवेदनाएं हैं। तो इन शारीरिक संवेदनाओं को के अस्तित्व को दर्शित करने वाले तथ्य जो है
सेक्शन 14 में रिलीवेंट है। लेकिन कब? वही बात जो कि जब ऐसी दशा, शारीरिक संवेदना जो है, जब इसका अस्तित्व विवादक हो या यह सुसंगत हो किसी मामले में, तभी इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। अब इसके लिए एक उदाहरण के रूप में आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। मान लीजिए कि किसी महिला ने अपने पति से तलाक लेने के लिए जो है न्यायालय में वाद दायर किया कि भाई मुझे जो है इससे तलाक लेना है। अब यहां पर उसकी जो शारीरिक संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए उसने क्या किया कि उसने जो है अपने बॉयफ्रेंड या अपने जो भी प्रेमी रहा होगा उसको जो है उसने लेटर लिखा था, और लेटर में उसने व्यक्त किया था कि भाई मेरा पति जो है रोज शराब पीता है, मारता है, मैं बहुत ही इससे दुखी हो गई हूं, मेरा जीवन बिल्कुल खराब कर दिया है। तो ये जो पत्र है यह उसकी शारीरिक संवेदना है, उसके जो कह सकते हैं कि जो उसकी संवेदनाओं को व्यक्त कर रहा है। तो ऐसी संवेदनाओं को, अस्तित्व को साबित करने के लिए वो जो लेटर हैं, वो जो पत्र हैं, उनको जो है न्यायालय में रखा जा सकता है साक्ष्य के रूप में सेक्शन 14 के अंतर्गत। तो यहां पर जो है शारीरिक संवेदनाओं के संबंध में जो भी तथ्य जो है उसके अस्तित्व को बतलाएं, शारीरिक संवेदनाओं को, वे तथ्य जो है यहां पर सेक्शन 14 में सुसंगत हैं, रिलीवेंट हैं। तो यहां पर हमने जो है सेक्शन 14 को डिस्ट्रीब्यूट कर केस लॉस के साथ जो है हमने, मित्रों इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 14 को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के लॉ से संबंधित वीडियो जो है हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं, और जो है वह आपके लिए लाभदायक होंगे। अगर आप जो है जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि लॉ से रिलेटेड एग्जाम्स है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में जो है हमारे वीडियो लेक्चर जो हैं लाभदायक रहते हैं, बेनिफिशियल रहते हैं। तो आप जो है जरूर सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।